सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ व्यूअरशिप, लेकिन 1.5 मिलियन से नीचे ही है। 1.483 मिलियन व्यूअर्स मिले इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को। रॉ में बहुत कुछ हुआ था, अच्छे खासे भी चल रहे रॉ के एपिसोड, लेकिन अब मान लो कि अगर रॉ का कोई भी शो है तो उसकी व्यूअरशिप 1.5 मिलियन के आसपास ही आनी है। ट्रिपल एच ने ट्विटर पे भाई एक बड़ा मस्त सा पोस्टर डाला है क्राउन जूल का। और सबसे पहले तो अभी सुपरस्टार्स को देखो और देख के सोचो कि क्या दिख रहा है यहाँ पे कुछ अलग। अगर आप रोमन रेंज को नोटिस कर रहे हो, सेथ रॉलिंस को, जॉन सीना को, सबको कर रहे हो, मतलब कि सारे फीचर होने वाले हैं क्राउन जूल में। लेकिन यहाँ पे बियांका बिलेयर भी हैं, और बियांका बिलेयर का करंटली आपको स्टेटस पता है, वो टेलीविजन पर तो आने, मेरे ख्याल से अगस्त के महीने से ही वो गायब हैं। जब उनके ऊपर अटैक हो गया था तो उसके बाद टेलीविजन से ऑफ कर दिया था उनको। तो इसका मतलब कि ये जो सारे सुपरस्टार्स दिख रहे हैं आपको, वो सब क्राउन जूल में होंगे। और भाई अब एले नाइट, वैसे अब तो बताने की जरूरत है नहीं, रोमन रेंज के साथ फ्यूड मिल गई है, तो इससे ज़्यादा और कुछ हमको मानना, मतलब और कोई हमको वैलिडेशन नहीं चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्सेप्ट कर लिया एले नाइट को अपना टॉप स्टार। लेकिन उनको अब पोस्टर पर भी उन्होंने फीचर कर दिया। वैसे रॉ स्मैकडाउन के पोस्टर्स पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू उनको फीचर करी थी, रॉ पर नहीं, मतलब स्मैकडाउन पे, क्योंकि वो स्मैकडाउन ब्रांड का पार्ट है। रे मिस्टीरियो रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में भाई साहब बहुत सारी बातें बोल गए। सबसे पहले तो रे मिस्टीरियो के मजे लेने हैं तो आने वाले 1-2 साल ही रह गए। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। रे मिस्टीरियो मेरे ख्याल से ओनली सुपरस्टार है जिसको मैं देखूं, और पहले देखूं अब देखूं, मुझे लगता ही नहीं है। एक तो मास्क भी पहने रहते हैं तो समझ में नहीं आता, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा कुछ चेंज हुआ है या फिर इसके लिए एज नाम का कोई फैक्टर भी होता है। तो पता नहीं रे मिस्टीरियो ऐसा बोल क्यों रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपना करियर वो गुड नोट पर एंड करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई बंदा नहीं चाहता कि एंड में आते आते बस किसी तरीके से अपनी वो गाड़ी घसीट रहा है। सैडली वो चीज़ अंडरटेकर के साथ हो गई थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने अपना लास्ट मैच किया था उससे उनको बहुत अच्छा फेयरवेल मिला था। तो ये उनके प्लान्स हैं आने वाले 1-2 साल के। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एज का जो डब्ल्यूडब्ल्यू से जाना था वो उनको कैसे पता चला। वो कहते हैं 1 हफ्ते पहले मेरी एज से बात हुई थी, नेक्स्ट मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि वो AEW में आ चुका है। तो मेरे लिए तो वो इतना शॉकिंग था कि मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि सच में एज ने ऐसा कर लिया है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो मानते हैं इस बात को कि एज के पास अपने रीजंस होंगे, इसी वजह से वो AEW कंपनी में गए हैं। काफी पॉजिटिव तरीके से लिया रे मिस्टीरियो ने, ऐसा नहीं था कि भाई अरे ये क्या हो गया, वो बंदा वहां पे चला गया, जो कि यूजुअली रह रहा है ऐसा। और साथ ही इसे इंटरव्यू में उन्होंने अपने मैच की भी बात करी, रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, जो कि हेयर और मास्क वाला मैच होगा। इससे पहले हम लोग इन दोनों के बीच मैच देख चुके हैं और सरप्राइजिंगली उस मैच में रे मिस्टीरियो, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, हाँ रे मिस्टीरियो ही जीते थे। तो अभी इनका हेयर और मास्क वाला मैच ऐसा करवाए डब्ल्यूडब्ल्यू, रे मिस्टीरियो चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये मैच तो होना ही होना है, क्योंकि शायद रे मिस्टीरियो रिटायर हो तो फिर उनको एक बहुत बड़ी और झटका मिले डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से। लेकिन यार मास्क को भी ऑन द लाइन ही रखते हैं वहाँ पे, उस चीज़ की काफ़ी वैल्यू होती है। लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से वो बाकी ट्रेडिशन को ज़्यादा कुछ देखते नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। और मैं आपको रे मिस्टीरियो की बात बता रहा हूँ तो जरा लोगन पॉल की भी बता देता हूँ कि लोगन पॉल नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं, जहाँ पर फेस टू फेस होंगे वो रे मिस्टीरियो के साथ में। और वहाँ से शायद ऑफिशियली जो उनका मैच है वो कंफर्म हो जाएगा क्राउन जूल के लिए। और साथ में मंडे नाइट ड्रॉ पर भी फीचर होंगे लोगन पॉल, तो मतलब डबल ड्यूटी करने वाले हैं आने वाले वो कुछ दिनों में। और लोगन पॉल को देख के ये भी अच्छा लगता है कि बंदा अपने आप को ऐसा नहीं दिखाता यार मैं तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं तो सोशल मीडिया स्टार हूँ, मेरे को तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उनको मज़ा आता है डब्ल्यूडब्ल्यू करने में, तो फिर वो अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उन पर खरे उतरते हैं। भले ही टेलीविजन से ऑफ जाते हैं लेकिन अपने रीजंस की वजह से। देखो वहाँ भी डिलन डेनिस के साथ वो क्या बवाल करके आ गए और बॉक्सिंग मैच जीत गए, उसकी वजह से जो सारा नेगेटिव माहौल था उनके लिए वो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसा लग रहा है कि अब पॉजिटिव वे में चेंज हो चुका है। अगली स्टोरी अंकल हाउडी से रिलेटेड है और मेरा दिमाग थोड़ा सा फिर गया तो मैंने सोचा आपका दिमाग भी फिरा देता हूँ। डेव मेल्ट्जर अब इस बात को बोल रहे हैं कि अंकल हाउडी के सारे प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैंसिल कर दिए हैं और फैंस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अंकल हाउडी डब्ल्यूडब्ल्यू में दोबारा वापस आ रहे हैं। मतलब अभी इतने टाइम से मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि भाई अंकल हाउडी का ये करेक्टर वो करेक्टर, ये कर देंगे वो कर देंगे, सब कुछ टेबल पर है। लेकिन अब डेव मेल्ट्जर कह रहे हैं कि हालांकि सोर्सेज अलग अलग, लेकिन डेव मेल्ट्जर ये कह रहे हैं कि अंकल हाउडी को लेकर कुछ भी प्लान्स नहीं है। वो ब्रे वाइट की जो पासिंग हुई उसके बाद से सब कुछ कैंसिल हो चुका है। मुझे नहीं पता किसके ऊपर बिलीव करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ बताई है तो ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे बताना ज़रूर मुझे, क्योंकि अंकल हाउडी वाइट 6 आई थिंक ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू को करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा बुरा होगा, बट कर रहे हैं तो भाई ये सोच के आना कि सब सही करना है, क्योंकि गड़बड़ कर दी तो फिर यहाँ पे मामला फिर सुधरने वाला नहीं है। ड्रू मैकिंटायर का जो पुराना वाला थीम है जिसको हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था क्लैश एट द कैसल में भी वो आया ज़रूर था, लेकिन वो स्टार्टिंग में टाइटन ट्रॉन की तरह आ गया था। तो उसी गाने के ब्रोकन ड्रीम्स के जो लिरिक्स है वो लिखे हैं आउट ऑफ टाइम सो से गुड बाय, व्हाट इज़ योर्स नाउ इज़ माइन। तो शायद अब ऐसा लग रहा है ड्रू मैकिंटायर का जो कैरेक्टर चेंज है वो उनके थीम सॉन्ग में भी चेंज कर सकता है। ड्रू मैकिंटायर ही ऐसे सुपरस्टार लगता है मुझे जिसका पुराना
पुराना वाला भी अभी वाला भी थीम सॉन्ग बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं लगता कि यार वो वाला ज़्यादा बेटर था। अभी ये सुनने की आदत हो गई है तो वो वाला पुराना वाला सुनेंगे तो पुराने टाइम की याद आ जाएगी, तो वही मुझे लगता है एक फैक्टर है। बट येस, इस कैरेक्टर चेंज के साथ हाईली एक्सपेक्टेड है इस बार कि ड्रू मैकिंटायर का जो थीम सॉन्ग है वो फिर से आ जाएगा, जैसे क्लैश एट द कैसल में आया था वैसा नहीं, लेकिन शायद रेगुलर बेसिस पर। मंडे नाइट रॉ में कांड भी हुआ, मतलब रिंग में तो मारामारी होती है, पता नहीं क्राउड में भी कुछ तो ऐसा हुआ कि एक फैन को अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, और ये तब हुआ था जब रिया रिप्ली जस्ट अपना मैच जीती ही थी शेना बेजलर को हराने के बाद। तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन WWE की भाई सिक्योरिटी टाइट रहती है, ये मैंने अपने जो इंडिया हैदराबाद वाले इवेंट में है वो भी देखा था भाई। ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब हम तो कोई मार धाड़ करने थोड़ी आए, लेकिन मानना चाहिए प्रोटोकॉल्स उनके होते हैं भाई, सुपरस्टार हैं बड़े बड़े। तो एक और बंदा है उसको ऐसे कल्टी कटवा दी वहाँ से, तो ये वीडियो में आप देख भी सकते हो। मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स से एक बंदे ने एक ऐसा सवाल पूछा कि उसके ऊपर ही साशा बैंक्स चढ़ गई। ये भी आपको पता है, हाईली रूमर्ड है कि वो AEW कंपनी में आ सकती हैं। तो जब वो अपने कुछ तो मीट एंड ग्रीट में कुछ साइन ऑटोग्राफ वगैरह दे रही थी, तो एक फैन ने कहा कि तुमने क्रिएटिव इश्यूज की वजह से WWE को कंपनी को छोड़ा, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ रहा था, बता रहा था। साशा बैंक्स कहती तुमने कहाँ पढ़ा, जहाँ अभी पढ़ते रहो अपनी जो फिक्शन वाली बुक्स हैं उन्हें। फिर वो सवाल पूछते हैं कि भाई चलो हमें बता ही दो, फिर तुमने क्यों छोड़ा। तो साशा बैंक्स कहती है मैं तुम्हें ऐसे कैसे बता दूं भाई, मैं मेरी बुक्स में बताऊंगी, इंटरव्यू में बताऊंगी। तो ऐसा साशा बैंक्स कह रही हैं, मतलब जिस तरीके का एटीट्यूड था साशा बैंक्स का अपने कैरेक्टर में, वो थी बात पता चल रही थी, लेकिन कहीं कहीं ये भी ऐसी महक आ रही थी इस चीज़ की कि यार इनके रिलेशन लग रहा है सही नहीं है WWE कंपनी के साथ में। एक तो नेओमी और साशा बैंक्स वाला क्या पंगा हुआ था, नेओमी तो जा नहीं सकती दूसरी कंपनी में क्योंकि उनके तो भाई पूरे जो खानदान है समवन फैमिली वही इसी में है, लेकिन ये साशा बैंक्स का कोई सीन बना नहीं यहाँ पे। तो ये एक अजीब सी वीडियो आई भाई, मतलब ये देख के काफ़ी लोग एरोगेंट भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कैरेक्टर में था तो भाई कैरेक्टर में तो बंदा फिर कुछ भी कर देता है। पुरानी WWE की किताबें खोल लोगे तो कैरेक्टर के चक्कर में क्या क्या कुछ हुआ है वो सारी चीज़ आपको पता ही है। माइकल कोल इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर कमेंट्री में नहीं थे, और गाइस पिछले 25 सालों में ये सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है कि वो कमेंट्री का पार्ट नहीं हुए। मतलब मैं अपने आप से सोचता हूँ यार, मैं 6 साल से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, एक भी ऐसा दिन नहीं था जब मैंने वीडियो ना डाली हो, लेकिन माइकल कोल 25 साल भाई, 25 साल पूरी ज़िंदगी में, तो 25 साल का हूँ ही जस्ट अभी पूरा भी नहीं हूँ मतलब ऐसे। तो ये बात तो भाई जाननी बड़ी खतरनाक सी है। मतलब ऐसा कुछ सेट करो, कोई अवार्ड दो भाई माइकल कोल को सबसे पहले। और उन्होंने जो अपनी ये जो मतलब जो नहीं आया तो मंडे नाइट रॉ में, इसलिए नहीं था कि वो तबीयत कोई ख़राब है, बंदा बिल्कुल सही है, बस उनकी कोई कमिटमेंट थी पर्सनल, उसकी वजह से उन्होंने ये रॉ का एपिसोड मिस किया था, और कुछ तगड़ी वाली होगी तभी उन्होंने मिस किया था, क्योंकि वरना वैसे मिस करते नहीं है। तो भाई एक लाइक तो माइकल कोल के लिए बनता है, और इस बहाने मैं अपनी वीडियो पर लाइक भी ले लेता हूँ। शिंसुके नाकामुरा की बात करते हैं गाइस, तो शिंसुके नाकामुरा का जो GTS है, जब WWE ने उसकी वीडियो डाली तो USA नेटवर्क ने उसके नीचे पता क्या कमेंट किया, ये देख सकते हो आप लोग, बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीधा ही उन्होंने लिख दिया। अरे भाई कहना क्या चाह रहे हैं, USA नेटवर्क अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, USA नेटवर्क जो है वो जगह है जहाँ पर मंडे नाइट रॉ आती है। तो इस तरीके से जब वो डाल रहे हैं तो मतलब क्या वो खुद ही बता रहे हैं कि CM पंक आ रहे हैं, और ये तो मैं आपको सारी बातें बता ही चुका हूँ कि अलग अलग कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, लोगों का दिमाग भटकाया जा रहा है। लेकिन यस, पॉडकास्ट में जैसे कि हमने आपको सब कुछ बताई है, शुरू से लेकर एंड तक सारी कहानी आप लोगों ने उसे सुन लिया होगा। तो देखते हैं भाई अब क्या सीन बनता है, लेकिन मामला CM पंक के रिटर्न को लेकर अभी तो नेगेटिव है, लेकिन अंदर ही अंदर पॉजिटिव भी लग रहा है। रोमन रेंस अभी आपको पता है इतने टाइम से WWE टेलीविजन पर नहीं आए थे, तो फिर एक बंदे को सीधा ही उन्होंने जवाब मुंह पे फेंक के मारा। ये टिकटॉक पे उन्होंने वीडियो डाली है, जो कि ऑब्वियसली हम तो एक्सेस नहीं कर सकते अपने इंडिया में, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि जब इतने टाइम में टीवी पर नहीं आया तो तुम क्या कह रहे हो, मैं छुट्टी पर था, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा था, तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा था, तुम जानना चाहते हो मैं क्या कर रहा था। आई हैव बीन इन द लैब, द मूवमेंट लैब, ट्रेनिंग माई एस ऑफ फॉर दिस नाइट हियर इन टुलसा। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भाई मतलब मूवमेंट लैब मतलब जहाँ पे थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि बॉडी खींचने का काम होता है, एक्सरसाइज से रिलेटेड आप इसे कह सकते हो। तो वो ये बता रहे मैं ये कर रहा था, तो ये रोमन रेंस का जवाब था। वैसे देखा जाए तो पूरे 2 महीने रोमन रेंस तुमने ये तो नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी जो भी है अपने कैरेक्टर में आकर उन्होंने बात बोली और इस चीज़ का जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं उन सारे फैंस को भी जवाब है जो कि कह रहे हैं कि भाई रोमन रेंस टीवी पे क्यों नहीं आता। तो रोमन रेंस का ये अपनी तरफ से जवाब था गुस्से वाला उन सारे फैंस को जो कि उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम वैकेशन पर हो और तुम मस्ती मार रहे थे। सर्वाइवर सीरीज की बात कर लेते हैं गाइस। अब तो सर्वाइवर सीरीज की जो टिकट सेल्स है वो सोल्ड आउट हो चुकी है, पूरी 12-13 हज़ार की कैपेसिटी है, 200-300 ही रीसेल वाली टिकट जो है वो चल रही है, बाकी सर्वाइवर सीरीज पूरा खचाखच भरा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो टिकट जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा और ओपन किया जाए, 17-18 हज़ार के आसपास इसको लेके भी जाया जाएगा। तो 17-18 हज़ार के आसपास भी अगर इसको लेके जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है WWE को इसको टिकट को बिकवाने में कोई प्रॉब्लम होगी। और शायद साथ ही साथ मैं आपको सर्वाइवर सीरीज के बारे में एक और अपडेट दे देता हूँ। सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच है, अभी करंटली WWE का वैसा कुछ प्लान नहीं है। अभी हमको करंट लेटेस्ट रिपोर्ट की तरफ से पता चला है। अब मुझे ये नहीं पता कि इस चीज़ के ऊपर बिलीव कितना करना चाहिए, लेकिन करंटली यही पता लग रहा है कि अभी WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच प्लान नहीं कर रही, और अगर ये वाला मैच प्लान नहीं हो रहा तो फिर
फिर ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस का एडिशन हो सकता है वॉर गेम्स वाले मैच में। मुझे नहीं पता, वॉर गेम्स मैच तो हो रहा है तुमको पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बुकिंग होगी, क्या थीम होगी, अभी उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और क्राउन जूल के बाद WWE अपना जो सारा फोकस है वो लगा देगी सर्वाइवर सीरीज के ऊपर। कोडी रोड्स एंड जे उसो WWE के फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, इनका जो रन रहा वो सिर्फ 10 दिन का था भाई, और 10 दिन का रन अगर देखें तो फिर मतलब WWE से क्या बनाना चाह रहे थे। अनएक्सपेक्टेड था इनका जीतना और अनएक्सपेक्टेड ही रह गया इनका हारना। इस चीज़ की वजह से मुझे लग रहा है कोडी रोड्स और जे उसो का कुछ ना कुछ तो होगा। अभी एक डेडिकेटेड कुछ आ भी रहा है असली अखाड़ा पॉडकास्ट में उसोस के बारे में, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। लेकिन यस, ये कोडी और जे का कुछ टाइम के लिए था रन, क्या है दोबारा टाइटल जीतेंगे कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन 10 दिन तो यार बहुत छोटा टाइम हो गया। और जजमेंट डे के पास फिर से गोल्ड आ गया, मेरे को ये डिसीजन फिर भी सही लग रहा है। चलो जिता दिया, उसके बाद हरा दिया, वहाँ भी हाइप मिल गई, और यहाँ पर जजमेंट डे के पास टाइटल्स होने चाहिए थे, वो चीज़ भी WWE ने कर दी है। स्टैमफर्ड जो कि WWE का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर WWE ने 7 फुट का एक लंबा चौड़ा एक जो बिल्कुल ना ऐसे सीमेंट का बना हुआ WWE चैंपियनशिप का कुछ तो डिज़ाइन यहाँ पे बनाया, जहाँ पे आप देख सकते हो WWE वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। ऐसी चीज़ जब बंदा सामने से जाकर देखता है ना तो उसको पता चलता है कितनी बड़ी कंपनी है। ये फोटो में तो लग रहा होगा कि चलो ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअल में सोचो जब ये चीज़ हम सामने से देखेंगे तो वो कितनी ज़्यादा बड़ी लगेगी। तो ये WWE ने जो है मूर्ति सी, या ये जो बड़ा सा जो भी बोलना चाहे इसको मॉन्यूमेंट बना दिया एक तरीके से, जो भी है ये अपने हेडक्वार्टर्स के बाहर कर दिया है। ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक चीज़ पता चली हमको, और ये थी कोडी रोड्स के बारे में। वो अपनी चीज़ बताते हैं, वो कहते हैं कि लगातार 2 मैच हारने का मतलब ये नहीं है कि कोडी रोड्स को इससे अफेक्ट हो जाएगा। वो ये लिखते हैं कि ये भी दिमाग में रखना कि रॉक ने भी लगातार तीन जो हार है उनको झेला है, तो 2 लॉसेस होने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हर्ट हो जाएगा। शायद ये चीज़ कोडी रोड्स के केस में अप्लाई ना हो, लेकिन पास्ट में ऐसा हो चुका है कि ये 2 बार हारने का मतलब अगर आप नहीं समझो तो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोडी रोड्स दोबारा हार जाए तो फैंस तो डेफिनेटली उनके बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं। जॉन सीना की बात करते हैं रेसलमेनिया 40 की, तो भाई जॉन सीना लोगन पॉल, ये मैच एक्सपेक्टेड है, WWE इसको कार्ड के ऊपर रखेगी। अभी जब उन्होंने खुद पूछा जाके WWE के इंटरनल सोर्सेज से, तो जो अंदर से उनको रिप्लाई आया वो है लोगन पॉल को WWE कंसीडर कर रही है जॉन सीना के अगेंस्ट ओपोनेंट बनाने के लिए। बहुत बढ़िया फ्यूड हो सकती है ये। लोगन पॉल अब माइक पे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पहले से, लेकिन हाँ हमेशा डिसअपॉइंटिंग बात तो यही रहती है भाई जॉन सीना के फैंस के लिए कि आ भी रहा है बंदा तो क्या हो गया आके तो क्या होना है वो हमको पता ही है। खैर चलो जो भी है, अब ऐसे दुख में ज़िंदगी काटने की हमको आदतें गुजार लेनी चाहिए। एजे स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, तो भाई क्राउन जूल के बाद WWE प्लान कर रही है कि उनको WWE टेलीविजन पर वापस लेके आया जाए। मतलब कि यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ओरिजिनली WWE ने सोचा था रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का मैच, वो तो क्राउन जूल में नहीं हो रहा, उस मैच से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे क्राउन जूल खत्म होगा उसके बाद एजे स्टाइल्स आ जाएंगे वापस WWE में। ये हमको बात पता चली है लेटेस्ट एजे स्टाइल्स के स्टेटस के बारे में। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी नेक्स्ट एंड फाइनल नहीं, सॉरी, इसके बाद अभी और है, लेकिन यहाँ पे मेरा गुस्सा बहुत भड़कने वाला है। और मैं कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन यार ये सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा ही यानी कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से ये रिपोर्ट आई है और वो कुछ अंदर की बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि WWE के मल्टीपल सोर्सेज से बात करने के बाद उनको ये पता चला है कि रॉक का रेसलमेनिया में आना कोई रॉक का डिसीजन नहीं होगा। इवन ये तो अभी WWE के अंदर मेन इवेंट वाला इवन टॉपिक भी नहीं है। वो यहाँ पे कहते हैं कि अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि WWE रोमन रेंस और रॉक का मैच कर रही है, लेकिन अगर ये चीज़ ऑफर भी होती है तो जो जॉनसन है यानी कि ड्वेन द रॉक जॉनसन, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मल्टीपल ऑब्लिगेशंस है बाकी चीज़ों को लेके, मूवीज़ को लेके। ही सिंपली वुड नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क ऑफ रेसलिंग। अब अगर ये चीज़ सच है, जो कि मेरे को सही में फील भी हो रही थी जब रॉक ने आके पैट मैकेफी के शो पर बोला ना, ऐसा लग रहा था कि वो बोलना चाह रहे हैं कुछ लेकिन बोल रहे हैं कुछ। मैं यहाँ पे अपनी कोई स्पेकुलेशन नहीं मारना चाहता, लेकिन जस्ट एज अ फैन बोल रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको कुछ अपडेट नहीं बता रहा। मैं कह रहा हूँ भाई देखो, रॉक ने ये बोला था कि इसलिए कैंसिल हो गया, हम ऑलमोस्ट लॉक कर चुके थे उस मैच को, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि हम ये जो मर्जर आ रहा था वो हुआ था और उसके बाद फिलाडेल्फिया में रेसलमेनिया है। ये बात खुद रॉक ने बोली, ऐसा नहीं है कि कहीं से उड़ के आ रही है। बट अगर एक्चुअल में बात ये है जो कि वो टीवी पे आके नहीं बोल रहे रॉक, क्योंकि ऑब्वियसली उनके सारे WWE के फैंस ऑफेंड हो जाएंगे अगर वो WWE कंपनी में नहीं आते और वो बोलते हैं भाई मैं मूवी कर रहा हूँ इस वजह से मैं नहीं आ रहा, क्योंकि रॉक ने खुद बोला था मैं अपने शेड्यूल को खुद मैनेज कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये बात रियल है जो कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से आ रही है, और ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड कहीं से भी आता भाई, इसके आर्टिकल्स को WWE अपने टीवी पे दिखाती है हेडलाइन बना के। तो अगर इनकी तरफ से ये बात आ रही है कि रॉक ने ऐसा बोला है तो भाई फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, गुस्सा तो है, ये इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन ये बुरा है WWE फैंस के लिए भाई कि बोल तो तुम ये रहे हो कि ये करेंगे, लेकिन उसके बाद
हो कुछ भी नहीं रहा वैसा, उल्टा झूठा दिलासा देने वाली बात हो जाएगी ये फैंस को। अब मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, अपने ओपिनियन आप लोग रॉक के बारे में ज़रूर बताना। नो डिसरिस्पेक्ट टू रॉक, उनका काम बहुत अच्छा है, उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो फिर भाई मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। आई थिंक आप लोग ज़्यादा अच्छा बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी गुंथर और ब्रॉक लेसनर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में है। नहीं अभी नहीं हो रहा है प्लान, कुछ ऐसा मैंने आपको बोला था रेसलमेनिया 41 शायद वो जगह हो सकती है जहाँ पर ब्रॉक लेसनर अपना रिटायरमेंट कर लें, क्योंकि वो वाली रेसलमेनिया उनके घर में होने वाली, उनके होम टाउन में होने वाली है। तो गुंथर को WWE ऐसी तगड़ा बिल्ड करने वाली है और रेसलमेनिया 41 में गुंथर और ब्रॉक लेसनर, जो कि काफी टाइम से ऐसा लग रहा है एक ड्यू मैच है, उसको WWE करेगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे भी कि गुंथर को वो चीज मिल रही है अभी WWE में जो कि किसी और सुपरस्टार को नहीं मिल रही। भाई इतनी तगड़ी चीजें उनके साथ हो रही है, इतना लंबा उनका रेन कर दिया है, और इवेंचुअली जाके अगर ब्रॉक लेसनर को वो रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस करते हैं तो इससे बड़ा मैच गुंथर के लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये फाइनली उनका, वैसे मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार वो हैं ही मिड कार्ड में रहेंगे, लेकिन ये फाइनल उनका टिकट कटेगा कि अब टॉप टियर वाला सुपरस्टार बन चुका है गुंथर। ऐसा कुछ WWE आगे जाके कर सकती है। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।